Hi, hello everyone. Welcome back. Today we'll be starting with the political science of grade 10. बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारे सोशल साइंस का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। और उसका सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है। क्या है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मतलब कि क्या क्या होता है पावर शेयरिंग? पावर जो हमारे पास है वो हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, या एक देश को चलाने का जो पावर होता है वो किस तरीके से शेयर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझना है कि हम दो अलग अलग नेशंस, द कंट्री ऑफ बेल्जियम एंड द कंट्री ऑफ श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि किस तरीके से ये दोनों कंट्रीज में गवर्नेंस होता है, किस तरीके से यहाँ पे सरकार चलती है। ठीक है। अ, इन दोनों के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि भाई इंडिया का गवर्नेंस किस तरीके से है, इंडिया में पावर शेयरिंग किस तरीके से है, और क्या हम कह सकते हैं कि वी हैव बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, या यहाँ पे लोगों को अपना ओपिनियन ज़्यादा अच्छे से रखने को मिलता है क्या नहीं। तो लेट्स बिगिन विथ पावर शेयरिंग चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम का पहले हम एथनिक कंपोजिशन समझते हैं। एथनिक मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के नेशनल्स जो होते हैं, या हम कहें कि जो ओरिजिनली बेल्जियम से हैं। ठीक है। तो बेल्जियम का कंपोजिशन हम थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है। बेल्जियम एक यूरोपियन देश है, जहाँ पे एक साइड वो जर्मनी से सराउंडेड है। ठीक है। एक साइड फ्रांस से सराउंडेड है। ठीक है। तो चलिए पहली बात करते हैं। इट इज 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। ठीक है। फ्लेमिश रीजन अगर हम देखें तो मैप में हमारे पास येलो कलर में हमने उसको डिपेक्ट किया है। कौन सी भाषा में बात करते हैं भाई? ये लोग डच भाषा में बात करते हैं। ठीक है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वैलियन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ये जो बड़ा सा पिंक वाला पोर्शन है, ठीक है, 59% ऊपर रहते हैं, 40% यहाँ पे जो है उसमें से ये सारे फ्रेंच बोलते हैं। ये येलो पोर्शन वाले डच बोलते हैं, जबकि ये पिंक वाले जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो 1% बचता है, जो जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, जो जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है। अभी ये तो पूरे देश का हुआ, बट बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स जो सेंटर में है, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हम क्या कहते हैं? 59% डच, 40% फ्रेंच इन द ऑल ओवर द कंट्री, और 1% जर्मन है। पर ब्रसल्स में इसका उल्टा है। यहाँ पे 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जबकि खाली 20% डच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है। तो अगर ऐसे देश में देखा जाए तो डच की मेजॉरिटी है, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल यहाँ पे डच माइनॉरिटी में आ जाते हैं। वही फ्रेंच बोलने वाले लोग इन द कंट्री माइनॉरिटी में है, बट इन द कैपिटल वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। कैपिटल में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि खाली 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। ये है बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। कुछ इस तरीके से लोग बटे हुए हैं। ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि भाई सेंटर में फ्रेंच ज़्यादा है, बट ऑल ओवर द स्टेट फ्रेंच कम है। ऑल ओवर द स्टेट डच ज़्यादा है, सेंटर यानी कि द कैपिटल सिटी में डच बोलने वाले कम हैं। तो एक टेंशन सा बनता है, लोगों के बीच में एक तनाव रहता है। ठीक है। और उस तनाव के बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है। रीजन बोल रही हूँ मैं अभी। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो 40% फ्रेंच लोग हैं,
ये जो नीचे के 40% फ्रेंच लोग हैं, ये माइनॉरिटी में है, पर इनके पास पैसा और पावर बहुत है। ठीक है, इनके पास पैसा भी बहुत है और ये पावरफुल भी बहुत है। ठीक है, दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों क्या हुई कि भाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी 59% है, बेसिकली थी नहीं है, इनको ना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलना चाहिए, जो ग्रोथ मिलना चाहिए, वो कम मिला। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास पैसे और पावर था तो ये जल्दी जल्दी ग्रो कर गए, बट इनके पास पैसे और पावर की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो धीरे हो गया, वो स्लो डाउन था। तो इनको एजुकेशन डेवलपमेंट जो भी सारी चीज़ें थी वो लेटर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मिली, इतना जल्दी वो दोनों वो आगे नहीं आ पाए। और यही टेंशन दोनों कम्युनिटी के बीच में चलता रहता है, स्पेशली अगर हम ब्रसल्स की बात करें। क्यों? क्योंकि देश में भले फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, बट ब्रसल्स में तो वो मेजॉरिटी में है। और मोस्टली जो भी हैं 80% ब्रसल्स में फ्रेंच, वो रिच एंड पावरफुल हैं, तो वो अपने से कम वालों को हमेशा दबाएंगे। ब्रसल्स प्रेजेंट अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसल का खुद का अलग से एक प्रॉब्लम है, क्या कि भाई जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है पूरे देश में, बट यहाँ कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है। पूरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हम बात करें, ठीक है, कि पूरे देश में डच बहुत हैं, डच बोलने वाले बहुत सारे हैं, डच भाषा में बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं, बट सेंटर में या हम कहें इन द कैपिटल वो खाली 20% है। तो उनकी क्या बातें सुनी जाएंगी? उनको क्या कोई उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? क्या वो अपनी सोच अपनी कम्युनिटी के लिए जो चाहते हैं वो कर पाएंगे? ठीक है, तो हमेशा एक टेंशन सी रहती है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो याद है क्या है कि भाई पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल वो 80% है। सामने यही बात ये है कि डच बोलने वाले लोग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल वो माइनॉरिटी में है, खाली 20% है। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, जहाँ पे सोने की लंका जली थी, वही श्री राम ने जो लंका जलाई थी सोने की, वही श्रीलंका की बात करते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैडम ये एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, तो इसमें इतना क्या वेरिएशन है? ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका एक डाइवर्स पॉपुलेशन और सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज है। इसका लाइक चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, तो उनकी लाइफस्टाइल और हर चीज़ उसी से रिलेटेड होती है। अभी यहाँ के एथनिक डाइवर्सिटी की बात करें तो जो सोशल मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? सिन्हाला स्पीकर्स एंड द तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला जो है वो श्रीलंका की नेटिव लैंग्वेज है, एंड तमिल जो है वो तमिलनाडु वाले जो तमिल बोलते हैं वही वाली। अभी सिन्हाला जो है वो 74% है, जबकि तमिल जो है वो 18% है। अब ये तमिल्स में भी दो सब ग्रुप्स हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स जो वहाँ के नेटिव हैं, और दूसरे जो इंडियन तमिल्स जो यहाँ से श्रीलंका गए थे फॉर वर्क और एनी अदर थिंग। ठीक है, तो तमिल जो नेटिव श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% हैं। बाकी के जो हैं वो इंडिया से एज इन गए थे फॉर वर्किंग इन द प्लांटेशन, तो उनके फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। कॉलोनियल पीरियड में वो एज अ वर्कर वहाँ पे गए थे, तो उनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। ठीक है, तो 74% सिन्हालास, द येलो वन, रेड कलर में जो हमें दिखते हैं वो श्रीलंकन तमिल्स, मरून कलर या डार्क रेड कलर में इंडियन तमिल्स रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला सीन है यहाँ पे। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सिन्हालास जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ तमिल्स जो हैं वो या तो हिंदू है या मुसलमान हैं। ठीक है, और
ऐसा भी है कि कुछ 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों तमिल और सिन्हालाज हैं। ठीक है, अभी समझो इसको। अगर हम बात करें तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, वो मोस्टली सारे बुद्धिस्ट हैं। वो बुद्धिस्ट तो हैं, पर ये जो 74% वाली कम्युनिटी है, उसमें से अगर हम बात करें तो 93% तो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। 93% बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, पर जो बचे 7% है, उसमें ये लोग क्रिश्चियंस भी हैं। ये लोग क्या हैं? क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, ये सिन्हालास की बात हो गई। वैसे ही तमिल्स की बात करें, तमिल्स की बात करें तो 18% हम बोल रहे हैं कि तमिल्स हैं। उसमें भी दो टाइप के, इंडियन तमिल्स, ठीक है, और सिन्हाला तमिल्स, वहाँ के लोकल यानी कि श्रीलंकन तमिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो या तो ये हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं, यानी कि या तो ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर ये जो 7% क्रिश्चियंस हैं, ये जो 7% क्रिश्चियंस हैं, वो खाली सिन्हालाज नहीं है, वो खाली सिन्हालाज नहीं है, इसमें तमिलियंस भी आ जाते हैं। कुछ तमिलियंस भी आ जाते हैं जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे। तो फिर इस कंट्री को कैसे रूल करा जाए? यहाँ पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कई अभी अगर आप रिसेंट 5-10 सालों का ऑब्जर्वेशन देखें श्रीलंका का, तो श्रीलंका ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, इंडिया ने उनको बहुत हेल्प करी इकोनॉमिकली। ठीक है, और वहाँ पे गवर्नेंस बहुत डिफिकल्ट है। पॉसिबिलिटी बहुत हो जाती है कि भाई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे है ही इतना सारा कंफ्यूजन रिगार्डिंग उनके रिलीजन के, उनके कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का, सब गोल गोल घूमता है। ठीक है। अभी अगर हम मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी है, क्या है, अगर हम समझना चाहते हैं तो देखो, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, उसी तरीके से श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948। 1948 से पहले श्रीलंका, या अगर हम कहें कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, श्रीलंका को हम सीलोन कहते थे। ठीक है, श्रीलंका वाज आल्सो नोन एज सिलोन। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन सा कम्युनिटी है? सिन्हाला, जो वहाँ के लोकल हैं। ठीक है, और वो जो मेजॉरिटी में है वो अपना डोमिनेंस दिखाएंगे। अब भाई ये 74% हैं ये लोग, तो ये अपनी मेजॉरिटी तो रखेंगे, ये चाहेंगे कि जो डिसीजन लिया जाए वो हमारी कम्युनिटी के बेनिफिट में हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, ये हमेशा ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं या ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं जिससे इनकी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। हम 74% वोट डालने वाले लोग हैं, तो अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो यू शुड फॉलो, यू शुड वर्क फॉर आर बेटरमेंट। ठीक है, हम हमारे काम की चीज़ कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटिज्म यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक कम्युनिटी में एक बिलीफ होती है कि हम जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं इस देश का, तो ये देश हमारी मर्जी से, हमारे इशारों पे चलना चाहिए। हम जो भी चाहते हैं, रिगार्डलेस कि दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ जो हो, हम जो चाहते हैं, इफ़ वी इलेक्ट यू एज द लीडर, तो आप हमारा ही सुनोगे, हमारी ही जो विशेस हैं उसको पूरी करोगे, माइनॉरिटीज़ की नीड को ध्यान नहीं दोगे। यही हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, यहाँ पे लंका में अगर हम बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो जो गवर्नेंस आ रही है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो हमेशा मेजॉरिटी के बेसिस पे, किस फॉर्म में,
कि भाई आप हम जो कहें उस तरीके से काम करें। अभी सिन्हालाज जो हैं वो अपनी सुप्रीमेसी कैसे बताते हैं, सिन्हालाज अपनी सुप्रीमेसी कैसे बताते हैं कि भाई इन्होंने 1956 पोस्ट इंडिपेंडेंस 48 में इंडिपेंडेंट हुए और तकरीबन 8 साल के बाद एक एक्ट पास किया जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा सिन्हाला को दे दिया। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। तो सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे तमिल लोग छिड़ गए कि भाई तमिलियंस क्या करेंगे, हमें सिन्हाला भाषा जो है या सिन्हाली भाषा जो है वो नहीं आती। तो आप जो गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिसेस आएंगे वो हम कैसे समझे। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि भाई हिंदी में सब नहीं समझ पाते तो उसको रीजनल लैंग्वेजेस में या इन जनरल इंग्लिश में भी पास ऑन किया जाता है, ठीक है। बट श्रीलंका में ये नहीं होता था। श्रीलंका में इट वाज ओनली सोल सिन्हाला लैंग्वेज या सिन्हाली लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। और जो भी गवर्नमेंट के नोटिस वगैरह आते थे इन द सिंगल लैंग्वेज आते थे। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government job। अभी गवर्नमेंट ने और भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट किए कि जो सिविल सर्विसेज जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी जीपीएससी या हम कहें अलग अलग स्टेट्स की पब्लिक सर्विस एग्जाम्स जो होती हैं, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, हमारे यहाँ हर एक के लिए लाइक बेस्ड ऑन कास्ट हमने रिजर्वेशन कोटाज रखे हैं। बट यहाँ पे श्रीलंका में क्या करा इन लोगों ने कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे एज कंपेयर टू द अदर, ठीक है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो जो अलग अलग स्केड्यूल्स हैं हमारे एक्ट के रिजर्वेशन कोटास के हिसाब से, तो उस हिसाब से सीट्स अलॉट होती हैं। उस हिसाब से इन द गवर्नमेंट जॉब्स एज पेंशन हर चीज़ में प्लस एंड माइनस हमको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या था, श्रीलंका में ये लोग वक्त ये चाहते थे कि भाई जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को टॉप मोस्ट पोजीशन मिले, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स मिले, वही लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वर्क करें, ठीक है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टिपुलेटेड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पे स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। हम कहते हैं इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हम यहाँ सारे रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। बट श्रीलंका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया कि खाली ना खाली बुद्धिज्म को हम प्रेफरेंस देंगे, वी विल कीप बुद्धिज्म एट द टॉप, बाकी हमको कोई नहीं चिंता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदू तमिल्स थे, जो मुस्लिम तमिल्स थे या जो क्रिश्चियंस थे, हम ने देखा कि 7% क्रिश्चियंस हैं जिसमें सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी भी है और तमिल स्पीकिंग वाले भी हैं। तो उनका क्या, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, वो सारी चीज़ें कहीं क्या श्रीलंका की गवर्नेंस में इफेक्ट लाती है, ठीक है। तो ये जो सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करी गई, सिन्हालाज ने हर जगह अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करी, तो उसके सामने उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स हुए तो कुछ स्टेप्स लिए गए, ठीक है। अभी देखो, जब हम कहते हैं ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अभी सिन्हालाज मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, बट तमिल श्रीलंका के खुद के नेटिव तमिल्स भी हैं, श्रीलंकन तमिल्स भी हैं, इंडियन तमिल्स अकेले नहीं हैं, श्रीलंकन तमिल्स भी हैं। तो उनको भी कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था, तो एक एलियन जैसी फीलिंग आ रही थी, क्या हम गलती से गलत ग्रह पे आ गए हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए थे टू प्रूव दैट सिन्हालाज आर द सुप्रीम, उसकी वजह से श्रीलंका के खुद जो नेटिव तमिल्स थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि हम
गलती से यहाँ पे आ गए हैं. They felt that Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language and culture. श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा होता था कि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, जो सिन्हाला लीडर्स बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के लिए कोई सेंस रखते नहीं है. दे नीदर शोड एनी केस ऑफ सेंसिटिविटी. ठीक है, वो ना उनको प्रैक्टिस, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन देते थे, ना अगर हम कहें तो जो कल्चर है, या हम कहते हैं ना जैसे हर एक के घर का एक कल्चर होता है, वो सारी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं रोक टोक लगा रखी थी इन बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स ने. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट. उनको ऐसा फील होता था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा गया, ये जो गवर्नेंस है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डिनाई कर रही है, हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट. ठीक है, उनको जॉब्स में उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा हो रहा था कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है. तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस जो हैं, सिन्हालाज एंड तमिलियंस के जो रिलेशन हैं, वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे. ओवर टाइम एंड अगेन वो दूरियां बढ़ती जा रही थी. ठीक है, अभी इसके लिए क्या हुआ, आपको जब लंबे समय तक दबाया जाए, आपकी फीलिंग्स दबा दी जाए, तो कभी ना कभी तो वो बॉम्ब फटता है. सेम हैपेंड विद द श्रीलंकन तमिल्स. बहुत ही हेवी रिएक्शंस आए. श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टी लॉन्च करी एंड स्ट्रगल्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, श्रीलंका में तमिल्स ने एक खुद की श्रीलंकन तमिल्स की पार्टी लॉन्च करी. इसके अलावा तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, उसी तरीके से वो चाहते थे कि तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. किस कारण से, अपने रीजन में तो उनका दबदबा रहे, प्लस उनको एजुकेशन और जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. ठीक है, अगर आप बात करो, अगर हम इंडिया की बात करें कि यूपीएससी का पेपर खाली हिंदी में आता है तो क्या हम दूसरे रीजन्स के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे तमिलियंस भी यही चाहते थे, श्रीलंकन तमिल्स यही चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, इंटरव्यूज हो, जो भी हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, वहाँ पे ना खाली सिन्हाली भाषा में बात करी जाए या कम्युनिकेशन हो, जो भी मैसेज पास हो, बट उनको तमिल भाषा में भी बताया जाए, ताकि उनको भी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, वो भी अच्छे से पढ़ लिख सके, उनकी कम्युनिटी भी आगे बढ़ सके. ठीक है, बाय 1980 आते आते सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने which demanded independent Tamil Elam, that is a state in north and eastern part of Sri Lanka. ठीक है, हम श्रीलंका की बात करें तो नॉर्थ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह पे तमिलियंस ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट मांगा. 1980 आते आते इन्होंने अपना अलग स्टेट मांगा, जो कि कंप्लीटली तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी होगी.
ठीक है, जो कि कंप्लीटली तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी होगी। और ये जो सिन्हालास थे वो ये नहीं चाहते थे, तो देयर केम द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दोनों के बीच में विश्वास की बात थी जो नहीं रहा, और दो कम्युनिटीज लड़ पड़े। ठीक है, विच लेड टू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जिसको सिविल वॉर कहा। ठीक है, देयर वॉज अ सिविल वॉर बिटवीन हुम, सिन्हाला वर्सेस तमिल। ठीक है, सिविल वॉर क्या होता है कि जहाँ पे खुद ही वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो टेरिबली सेटबैक करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट कंट्री। वो उस देश को चलाने के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनमें अड़चन डालते हैं, और उस देश के जो ग्रोथ है, उस देश का जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। ठीक है, तो 1980s में जो इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड आई थी वो फुलफिल नहीं हुई। देयर रोज अप अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति विश्वास की बात उठी जो नहीं था दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे पे, और उसी की वजह से देयर वाज अ वाइड स्प्रेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, द सिविल वॉर। ओके, जो कि 1980 में शुरू हुआ, 80s में शुरू हुआ। अभी हमने दो कंट्रीज की सिचुएशन देखी, पहली देखी बेल्जियम की, दूसरी देखी हमने श्रीलंका की। अभी देखो, बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस किस तरीके से कि भाई अगर हम देखें तो नीचे फ्रांस, इधर जर्मनी, ऊपर से डच। ठीक है, तो ऊपर वाले जो है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, नीचे फ्रेंच स्पीकिंग है। बट ब्रसल्स में उसका उल्टा है, ब्रसल्स में 80% फ्रेंच है, 20% डच है। जबकि यहाँ पे जर्मनी के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पे जर्मन भाषा भी बोली जाती है। सो देर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बट स्टिल देर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज। ठीक है, हर एक कम्युनिटी अपने अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहती है, हर एक चाहता है कि मेरे लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो बेल्जियन लीडर्स ने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे चले, पर कहीं ना कहीं वो और पीछे हटते जा रहे थे। देश का जो कल्चरल डाइवर्सिटी और रीजनल डिफरेंसेस का जो रेशियो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डामाडोल था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उनको समझ आ रहा था कि रीजनल रीजन क्या डिफरेंसेस हैं। जो डच स्पीकिंग रीजन है, जो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है, उनके कल्चर में क्या चेंजेस हैं, वो किस तरीके से अलग तरीके से अपने आप के कल्चर, अपने अपने कल्चर में रह के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सारी डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलना बेल्जियन लीडर्स के लिए भी एक डिफिकल्ट सेशन था। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो बेल्जियन मॉडल ने अपने अंदर अकोमोडेट किए, या बेल्जियम ने अपने अंदर अकोमोडेट किए, अपनी गवर्नेंस में ऐड किए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाए, वो क्या थे समझते हैं। 1970 टू 1993 बहुत सारे अमेंडमेंट, यानी अगर हम बात करें तो चार मेजर अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, अमेंडमेंट्स मतलब नए नए क्लॉजेज ऐड करना, या जो प्रेजेंट डे सिनारियो है उसके लिए वो चेंजेस लाना। ठीक है, तो 70 से 93 के बीच में चार बड़े अमेंडमेंट्स हुए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together। यहाँ पे ये चाहते थे, बेल्जियम के लीडर्स ऐसा चाहते थे कि जितने लोग बेल्जियम में रहते हैं वो सारे एक साथ रहे, दे शुड लिव टुगेदर। वो सब एक साथ रहना चाहते थे एक ही कंट्री में। उनको रीजनल, लाइक हम कहें तो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन था, डच स्पीकिंग रीजन था, वो पार्टीशन कर सकते थे, बट उनको उस तरीके से कुछ नहीं करना था। दे वॉन्टेड दैट एवरी ग्रुप दैट इज रिसाइडिंग इन माई कंट्री, एवरी एथनिक ग्रुप दैट इज इन द कंट्री शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस, और सब
साथ में रहें। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रिस्क्राइब किया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, वहां पे डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो होंगे, मिनिस्टर्स जो होंगे, वो इक्वल होंगे। जो डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल। ठीक है, यानी अगर 20 मिनिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है मुझे देश चलाने के लिए, तो 10 डच स्पीकिंग होंगे, 10 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। ठीक है, तो कोई सिंगल कम्युनिटी अकेला डिसीजन नहीं ले पाएगी। यूनिलेटरल डिसीजंस लेने की जो परमिशन होती है वो डिनाइल हो गई। दूसरी चीज क्या करी इन्होंने, हमने बोला 4 अमेंडमेंट्स किए, दूसरा क्या था, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट। ठीक है, अगर हम इंडिया में भी बात करें तो सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी वाइजली क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका सारा का सारा पावर वो होल्ड नहीं करेगी, बट कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, कुछ जो पावर जो था, दो रीजन, जो दो अलग अलग बेस्ड ऑन जो भाषा बोलते थे, जो रीजन बने थे, वो दोनों रीजन के जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे उनको वो पावर दे दिया कि सेंटर को आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नीचा ना दिखा के इक्वल दर्जा दिया, किसके इक्वल, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वल इन्होंने दर्जा दिया। ठीक है, समझ आ रही है बात। क्या क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल कर दिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होल्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, यानी स्टेट भी इक्वल, सेंटर भी इक्वल, किसी को सबॉर्डिनेट नहीं रखा। ठीक है, दूसरी बात कि ब्रसल जो कैपिटल है, ठीक है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, दिल्ली हैज इट्स ओन गवर्नेंस। ठीक है, उसी तरीके से ब्रसल के पास अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जहां पे अगेन बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ब्रसल्स की बात करें तो 80% कौन है, फ्रेंच लोग हैं, और 20% डच लोग हैं। पर जब गवर्नेंस की बात आएगी ब्रसल्स में, जब हम गवर्नेंस की बात करेंगे, देन इट शुड बी इक्वल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से लेके हर चीज में उनको इक्वल ही आगे बढ़ना है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल। ये कैसे हुआ कि भाई फ्रेंच जो ज्यादा थे ब्रसल में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम डच को इक्वल पावर देंगे। हम फ्रेंच ने बोला कि हाँ, हम डच लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे ब्रसल में। उसके सामने डच स्पीकिंग ने ये बोला, ये एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, सेंटर में जब गवर्नेंस आएगी वहां पे हम फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। यानी समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम बात करें ब्रसल की, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंच ने ऐसा बोला कि भाई हम और डच पीपल इक्वल चलेंगे। ठीक है, ये ब्रसल में बोला। तो जब बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नेंस की बात आई, बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नेंस की बात आई, वहां पे डच मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन विद द फ्रेंच एक्सेप्ट किया। यहाँ पे बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नेंस में जब ब्रसल्स में उनको इक्वल सपोर्ट मिला, वैसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। किसको, जो कि सेंटर में माइनॉरिटी में है, पूरे स्टेट में माइनॉरिटी में है, क्या, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को। ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी जगह दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी।
ठीक है, इसके अलावा तीन चीजें हो गई। चौथा क्या था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नेंस बनी, दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनी, इसके अलावा तीसरी गवर्नेंस बनी, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि कौन सी कम्युनिटी वहां पे है उसके बेसिस पे। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, वो डच की अलग, फ्रेंच की अलग, जर्मन स्पीकिंग की अलग, नो मैटर वेयर दे लिव इन द कंट्री, वो कहीं पे भी रह रहे हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी वो उस प्रोसीजर में अबाइड करेंगे। ठीक है, जैसे डच जो है 59% इन द होल कंट्री और 20% इन द ब्रसल एज अ कैपिटल। तो जब डच कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनेगी तो वो ब्रसल के 20% लोग और 59% ऑफ द कंट्री दोनों अपना लीडर चूज करेंगे। ठीक है, सेम गोज विथ फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग, अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो इनके पास पावर क्या है कि अपनी कम्युनिटी का कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज हो वो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल करेगी। भाई तुम्हारी कम्युनिटी में जो भी रिचुअल्स फॉलो होते हो, उठना बैठना चलना फिरना, जो भी फेस्टिवल्स हो, खाना पीना, आपके बच्चों का एजुकेशन, आपका कल्चरल ग्रोथ, आपकी भाषा के रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो आप एज इन आपकी कम्युनिटी वो सारी चीज़ें हैंडल करेंगी। उसमें ना स्टेट आएगा ना सेंटर, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो हर कम्युनिटी को अपना गवर्नेंस दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ तोड़ निकाला बेल्जियम ने। बेल्जियम मॉडल कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 59% इन द कंट्री डच हैं, बट सेंटर में 20% है, सेंटर में या कहे ब्रसल्स में 20% है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फ्रेंच स्पीकिंग की बात करें तो 49% इन द होल बेल्जियम और उसके सामने 80% इन द ब्रसल्स। ठीक है, और 1% जर्मन स्पीकिंग भी है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ट्राई किया, 4 अमेंडमेंट्स हुए 19, अगर हम बात करें कि भाई 1970 से 93 के बीच में इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके बहुत सारी चेंजेस लाने की कोशिश करी। ठीक है, बट ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनता गया। तो कुछ अरेंजमेंट्स करे गए, कुछ अरेंजमेंट्स करे गए जो अच्छे खासे चल गए, जो अच्छे खासे निभ गए, या हम करें कहें कि यहाँ पे गवर्नेंस को इजी बना दिया। ठीक है, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रीफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। ये जो अमेंडमेंट्स हुए, ये जो चेंजेस हुए, तो इन्होंने बेसिकली क्या प्रिवेंट किया, इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे जो कंट्री का पार्टीशन हो सकता था, पॉसिबल डिवीजन था, उसको स्टॉप किया। दोनों मेजर कम्युनिटीज जो थी उनके सिविल राइट्स या उनके कल्चरल राइट्स को विद कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया, हैंडल किया। जहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई गवर्नेंस की जो बात है, ठीक है, बेल्जियम में सेंट्रल में वैसे दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो दोनों को दोनों जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन का अडॉप्टेशन मिला। उसी को ध्यान रखते हुए कंट्री का कोई हम कहें पार्टीशन नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज साथ में आई तो एक यूनियन बना जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन, ईयू। ठीक है, ब्रसल वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल को अपना हेडक्वार्टर सिलेक्ट किया। यूरोपियन यूनियन ने जैसे हम कहते हैं ना
यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके अलग अलग देशों में हेडक्वार्टर्स हैं। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो ब्रसल्स में है। ठीक है, तो अगर हम देखने जाएं ओवरऑल, अगर हम कुछ कंक्लूड करें अबाउट बेल्जियम, तो भाई यहाँ की जो एथनिक डाइवर्सिटी है, उसके अंदर जो क्लैश हो रहे थे लोगों की सोच में, लोगों की बिलीफ में, उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक बिटवीन 1970 टू 1993 काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस करा। फ्रेंच एंड डच पीपल गॉट इक्वल राइट्स, अगर हम बात करें इन द रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, ताकि क्या है कि भाई जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज हो वो उसी में सॉल्व आउट हो जाए। ठीक है। अभी देखो, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्यों? पावर शेयर करने से होता क्या है इसके बेनिफिट्स? ठीक है, एक तो होता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा होता है ऑन द मोरल बेसिस। प्रूडेंशियल बेसिकली मतलब होता है टू केयर अबाउट, जो होने वाला हो उसकी पहले से हम तकेदारी रखते हैं। हम कहते हैं बाढ़ आने से पहले बांध बांध देते हैं हम। वो वाला सिनारियो यहाँ पे हमें पावर शेयरिंग में देखने को मिलेगा, कि भाई पहले से ही हम पावर इक्वली शेयर कर रहे हैं, ताकि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना हो। ठीक है, हम कहते हैं पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग होगा अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो बेसिकली हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगी। मोरली हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है, एक सोल है। ठीक है, जहाँ हम कहते हैं डेमोक्रेसी में पावर शेयर होगा, वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक नेशन बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो प्रूडेंशियली एंड मोरली हम चाहते हैं कि भाई पावर शेयरिंग हो। एक डिजायरेबल स्टेट होता है पावर शेयरिंग का, कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चले, उस देश को चलाने में हमें मजा आए। हम कुछ रीजंस लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। सोच समझ के हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि भाई हम पावर शेयर करें। प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें, अगर हम जो केयर टेकिंग रीजंस हमने लिए पावर शेयरिंग के, वो क्यों और कैसे। तो भाई सबसे पहला, हमें कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वो ना हो। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वॉयलेंस, वॉयलेंस होगा तो चीज़ों का नुकसान हमें ही होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो जो वॉयलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया, पावर शेयरिंग को हीरो बनाया। हमने पावर शेयरिंग को हीरो बनाया। ठीक है, अब हीरो जो डिसाइड करेगा वो अच्छा ही करेगा, बट हीरो भी कैसे डिसाइड करेगा कि जो भी कम्युनिटीज हैं उनको इक्वली राइट दिए जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि सब अपने अपने मन की बात कह सके, जैसे मोदी जी कहते हैं मन की बात। ठीक है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वॉयलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, उसको ओवरकम करने के लिए हम मार्केट में एक पावर शेयरिंग नामक हीरो लेके आए। ठीक है, हमने सबके हाथ में इक्वल पावर दिया और हीरो हमारा जीरो से हीरो बन गया। ठीक है, imposing the will of majority community over the others may look like attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। जैसे हम कहते हैं श्रीलंका में सिन्हालीज ने एक मेजॉरिटी में होने का फायदा उठाया कि हाँ नहीं भाई ऑफिशियल भाषा भी सिन्हाली होगी, ये होगा। बट वो, आप किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हो, आप घोड़े की लगाम खींच के रखोगे, तो कितनी देर तक वो घोड़ा दौड़ेगा?
इट विल बी अ वेरी शॉर्ट रन। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, सिविल वॉर्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम जो वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, तो उसके लिए हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो डिमांड्स होती हैं, हर डिमांड को पूरी ना करें। ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही चलेगा। अगर हमें इस डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो हमें पावर शेयरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है और देश की एकता, यूनिटी पे काम करना है, तो हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to majority as well. यहाँ पे समझो, आप मेजॉरिटी मेजॉरिटी बोलते हो, हाँ हम मेजॉरिटी में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, बट जो मेजॉरिटी में होते हैं वो खाली अपने से छोटों को नहीं दबाते, उनके लिए उनकी खुद की कम्युनिटी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते हैं। मैं तुझसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास तेरे से ज़्यादा पावर है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं उनको भी ले डूबता है। ठीक है, इट इज़ प्रुडेंशियल टू शेयर पावर। बहुत अच्छा केयरिंग डिसीजन है पावर शेयरिंग का। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या बिटवीन एज मनी एज सोशल ग्रुप्स, वो कम करता है कॉन्फ्लिक्ट। सबके देखो बच्चों, मन भेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होते हैं, सबके पीओवीज वेरी करते हैं। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ चलो तलवार चाकू भाला लेके निकल पड़े लड़ने के लिए, कि नहीं भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट हम पावर शेयरिंग से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सबको इक्वल पावर दे के, सबको इक्वल राइट दे के, उनके हक दे के ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। हम बहुत सोच समझ के ये डिसीजंस ले रहे हैं ताकि हर एक कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिले। अभी वो हमने प्रूडेंशियल रीजंस देखे थे, अब देखते हैं मोरल रीजंस। मोरल रीजंस की अगर बात करें, तो ये सेंटेंस मेरा फेवरेट, जो एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से यूज करती है, कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी की सोल आत्मा जो भी है, दैट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयर नहीं होगा ना, खाली एक ही के माथे हम सब पावर देते रहेंगे, तो एक अहंकार आ जाता है। ठीक है, जो अहंकार रावण में था, वैसा अहंकार अगर खाली एक ही पर्सन के पास पावर होगा तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, जो बहुत सारे देश में देखने को मिलता है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, बट डेमोक्रेसी में यूजुअली पावर शेयर किया जाता है। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effect। डेमोक्रेसी में जब भी हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, तो हम ये ध्यान में लेते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई जो पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व है हमारे साथ, ये रूल को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो जब इम्प्लीमेंट होगा तो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और किसके ऊपर हो रहा है। जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको भी असर होनी चाहिए, और जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर भी, उसकी जिंदगी पे भी क्या असर होगी, वो पावर शेयरिंग में हम ध्यान देते हैं। हम कहते हैं कि हम कल सुबह उठ के हमको ये पता चल जाए कि नहीं भाई हमारे सारे अधिकार ले लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, आप कुछ भी लिख नहीं सकते, आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें इफेक्ट में आएंगी, तो उसकी असर जिन पे ये सारी चीजें इम्पोज हो रही है उनकी लाइफ पे क्या असर करेंगी, वो भी सारी चीजें समझनी होती हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्नड। ठीक है, हम कहते हैं
कि भाई जब हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो एक कंसल्टेशन होता है, एक आपकी इच्छा जानी जाती है कि आप क्या चाहते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, आप किसकी गवर्नेंस चाहते हैं, वो आपसे कंसल्ट किया जाता है। और आप कैसे गवर्न होना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, उस तरीके से काम करें। उसके लिए हम पावर शेयरिंग को कहते हैं कि भाई पावर शेयरिंग है तो हम हमारी बात अच्छे से बाहर ला सकते हैं। ठीक है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द वन वे सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। हम कहते हैं कि इंडिया में, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम कहते हैं डेमोक्रेटिक नेशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो वही बात यहाँ आती है कि हर एक सिटीजन अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दे और अपने मन की बात, अपना जो मत है या हम कहें अपनी जो सोच है वो गवर्नेंस तक पहुंचाए, ताकि कहीं अच्छे से हमारा देश चल सके। ठीक है। वी हैव एन ओपिनियन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एज इन लॉ, या अगर हम कहें जो भी सारी चीज़ें हैं, हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जिनको वोट आउट करते हैं, तो उनको वोट इसीलिए देते हैं ताकि वो हमारी मन की बात हमारे देश जो चला रहे हैं, जिनके हाथ में गवर्नेंस है, उन तक पहुंचे। ठीक है। सो इट शुड ऑलवेज बी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। तो जब प्रूडेंशियल रीजंस जो हैं वो पावर शेयरिंग पे स्ट्रेस देते हैं कि इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ठीक है। उन पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल रीजन से हमें ये पता चलता है कि एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसी पे अगर हम मोरल रीजंस की बात करें तो वो एम्फोसाइज करता है कि भाई ये जो पावर शेयरिंग है वो कितना वैल्यूएबल है और किस तरीके से इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है। पावर शेयर तो हो रहा है बट वो कितना वैल्यूएबल है वो कौन डिसाइड कर रहा है, कि ये जो हमारे मोरल रीजंस हैं। जबकि प्रूडेंशियल रीजंस क्या कह रहे हैं कि भाई प्रूडेंशियल रीजन से हमें ये पता चल रहा है कि कितने अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग आएगा इफेक्ट में। ठीक है। अभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है एक सोच है, एक आइडिया है जो हमारे साथ जुड़ा है। ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई सब में इक्वली सब कुछ बटे, ताकि हमें आगे जाके कोई झंझट ना हो। अब आप आपके घर की ही बात कर लो। अगर आप देखो तो पूरे दिन अगर खाली आपकी मम्मा काम करती रहे और आप उनको कुछ हेल्प ना करो, फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि हाँ भाई नहीं, हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो। तो हम कहते हैं, हमको सिखाया जाता है ना कि भाई अच्छा चाहिए तो अच्छा देना पड़ता है। टू गेट अ गुड फॉर्म ऑफ शेयरिंग आउट समथिंग, आपको कुछ शेयर खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है अगर हम उसको देखें तो ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कि हम कहते हैं कि जो भी पावर है गवर्नमेंट का, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में या एक पर्टिकुलर पर्सन तक होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह पे पावर शेयरिंग इस तरीके से होता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द वन, या प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। ठीक है। जबकि जहाँ पे इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी उभर के आई हो, पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। ठीक है। एवरीवन हैज अ वॉइस, सबकी आवाज है उस देश की पब्लिक पॉलिसीज पे वर्क करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक ही जन या एक ही ग्रुप सारी चीजें डिसाइड करेगा तो सबके इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। जब हम डेमोक्रेसी की इमरजेंस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं,
ऐसा देश जहाँ पे सबके पास पॉलिटिकल पावर है और सबके पास उस पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने का इक्वल राइट है, अपनी आवाज उठाने का इक्वल अधिकार है। पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पॉलिटिकली पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि कोई एक अपने आप को सुप्रीम मान के उस देश को आगे उस तरीके से ना चलाए। ठीक है, अभी हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज की अगर बात करें, जो डेमोक्रेसीज आज हम नेशन वाइड देखते हैं, वर्ल्ड वाइड देखते हैं, वहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अगर हम कहते हैं कि पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ हिस्से बना दिए हैं, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और कोई एक पूरा का पूरा सुप्रीम नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ इस तरीका का गवर्नेंस है हमारे पास, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है एंड जुडिशियल ब्रांच है। ठीक है, 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी कि लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पे हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, जहाँ पे बिल्स पास होते हैं टू बी मेड एज लॉ। लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, और उस लॉ में जो भी इफ एंड बट्स में ब्रिचेस होते हैं या उस लॉ को अबाइड नहीं किया जाता तो जुडिशियल ब्रांच जो है वो वर्क करता है। ठीक है, ऐसा सेपरेशन एक चीज की श्योरिटी देता है कि नन ऑफ द ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर के साथ आया है। सबके पास अपने पावर को यूज करने की एक लिमिटेशन है। सब ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस के पास एक लिमिटेड पावर है। ठीक है, पर सारे ऑर्गन्स एक दूसरे पे चेक रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कैन चेक ऑन लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव कैन चेक ऑन एग्जीक्यूटिव। सेम वे जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी उसी तरीके से रिलेटेड है। तो एक विशियस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे पे नजर रख सकता है। कोई एक ऑर्गन को हमने सारी इम्पोर्टेंस नहीं दे रखी है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पे पावर बैलेंस हो जाता है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, और कोई एक ही नहीं होता जो सारे काम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक के ऊपर हम चेक रख सकते हैं, हर एक को एक बैलेंस्ड गवर्नेंस दे सकते हैं। तो इसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें तो सारा काम एक ही जगह पे नहीं होता, सारे काम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, वो हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम बात करते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट लेवल पे हम गवर्नेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं इन द वर्टिकल मैनर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, कुछ इश्यूज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर पाती है, कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टेट के रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लोकल कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर जगह की वो काम कर सकते हैं। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? बेल्जियम में भी देखने को मिलता है। इवन इंडिया हैज दिस वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सेंटर के पास सारे के सारे पावर्स ना हो। सेंटर उठ के कल किसी भी स्टेट को ये ना बोल दे कि भाई तुम्हारे पास से ये पावर छीन गए। ठीक है, तो सेंटर के पास अपने पावर है, स्टेट के पास अपने पावर है, और लोकल कम्युनिटीज और लोकल जो पीपल है एट द लोअर लेवल उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोकल गवर्नेंस रखते हैं। अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा इलेक्शंस जो होते हैं,
ठीक है। स्टेट में अगर हम बात करें तो असेंबली इलेक्शंस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। लोकल की बात करें तो पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के हो गए इलेक्शंस, या डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो गए। तो वहाँ पे भी हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उसी तरीके से इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी को कैसे गवर्न करा जाए, कैसे वो वर्क करे, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको पावर्स दे रखे हैं, ठीक है। इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, जो कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट यानी कि हमारा सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है ना, कि जो पावर है इट इज शेयर्ड बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे हक हैं, बट कुछ ऐसे हक हैं जो स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ दे रखे हैं। जैसे हम बात करते हैं माइनिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। तो माइनिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेंटर के पास आपके अपने खुद के राइट्स है रिगार्डिंग द माइनिंग ऑफ द मटेरियल या माइनिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, बट स्टेट के पास भी उन्होंने पावर ऐसे दे रखे हैं। और कौन कौन से स्टेट के पास, जहाँ जहाँ पे अगर हम बोले कि माइनिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ माइनिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, बेसिकली जो जनरल गवर्नमेंट है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, उसके पास एंटायर पावर है, बट उसमें से कुछ हिस्सा उसने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। अब वैसा ही उस स्टेट ने अपने अंदर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं या कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पे गांव गांव कैसे रन किया जाए। अब सेंटर का लीडर रोज आके कोई गांव तो नहीं चलाने वाला, ठीक है। तो उनके लिए वहाँ पे हमने गवर्नेंस बनाए रखी है, पंचायत बना रखी है, ठीक है। तो ये जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं देश को इफेक्टिवली चलाने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा, अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें, पावर शेयरिंग को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रिलीजन, हम उन सोशल ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं भाई आपकी कम्युनिटी, आपके सोशल ग्रुप की हैंडलिंग आपके हाथ में। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, ठीक है। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आपकी कम्युनिटी में जो रिचुअल्स हैं, आपकी कम्युनिटी में जो प्रैक्टिसेस हैं, वो आप अपनी कम्युनिटी का खुद हैंडल करें। ना हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करना चाहता है। आपकी कम्युनिटी आप खुद हैंडल करें। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स करे गए हैं, जो कि सोशली वीकर सेक्शंस, जिसको हम इंडिया में रिजर्वेशंस या कोटास कहते हैं, फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम कुछ कंट्रीज में ऐसे अरेंजमेंट्स करे गए हैं, इंडिया में भी अरेंजमेंट्स हैं कि भाई लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या असेंबली इलेक्शंस हो गए, 33% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। बेस्ड ऑन द कास्ट रिजर्वेशन कोटाज होते हैं फॉर SC ST OBCs। उसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोटा होते हैं। तो या तो सोशल ग्रुप्स हैं, या हम कहें कि एक जैसे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को हमने अब उनके बेसिस पे रिजर्वेशन या उनके बेसिस पे कोटा दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। जैसे लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑल लोकसभा सीट्स 1/3 सीट्स हमेशा विमेन के लिए होती है रिजर्व्ड, यानी 1/3 सीट्स पे जो कैंडिडेट्स होंगे वो विमेन होंगे। उसी तरीके से SC ST OBC और अलग अलग रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर करते हैं,
तो कुछ एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन देयर गवर्नमेंट। पहला तो इन लोगों को गवर्नेंस में स्पेस देना, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड टू ब्रिंग आउट डाइवर्सिटी जो अपने साथ वो लेके आते हैं। ठीक है, ना उनको एलियन वाली फीलिंग आएगी, ना हम मार्स से आए हुए लोग लगेंगे, ना हम ऐसे लगेंगे कि भाई हमने गलती कर दी, हमें ये फीलिंग नहीं आएगी। हमारी जो सोच है वो भी उन तक पहुंचेगी, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी उन तक पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं, हम सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो हमारी जो गवर्नेंस है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजी हो जाता है। ये जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर जो मिले, उसके लिए हम यूज़ जनरली करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मेथड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, खाली लगने के लिए नहीं, बट एक्चुअली ऐसा होता है कि उनको ये फीलिंग आती है कि दैट यस वी होल्ड अ वैल्यू ऑफ बीइंग इन द गवर्नेंस, हमारा कोई हिस्सा है इस देश को चलाने का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें इलेक्ट करना है किसी को। डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि हम किसी को इलेक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट करने की बात आती है तो कुछ कंपटीशन भी होना चाहिए। ठीक है, खाली सिंगल सिंगल लोग खड़े रहेंगे तो क्या इलेक्शन है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, या कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं। आप दूसरे दूसरे देशों में ऑब्जर्व करो, इंडिया के साथ कंपेयर करो, तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा, हमको ये नहीं पता चलेगा कि विच वन इज बेटर, हम क्या करें इस पावर को शेयर करके। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें एक फेयर कंपटीशन देती हैं कि नहीं भाई, ये पार्टी ये वाले से इस मैटर में अच्छा काम कर रही है। बी इट बीजेपी, बी इट कांग्रेस, बी इट टीएमसी, समाजवादी, बहुत सारी पार्टीज है। हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी, हम पढ़ेंगे। पर बेसिकली समझना यही है कि डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं, कौन हमारे लिए किस लेवल तक का काम करता है, और उसी के वजह से एक सेंस ऑफ कंपटीशन आता है। ये जो कंपटीशन है वो इंश्योर करता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहता, तख्त पलटते समय नहीं लगता, कभी भी रातों रात तख्त पलट सकती है। आपका एक गलत डिसीजन एंड द कंट्री एंड द पीपल ऑफ कंट्री कैन गो अगेंस्ट यू। ठीक है, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group। ठीक है, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनी है अभी, मोदी साहब को भी इस बार ज़्यादा वोट ना मिले और उन्होंने भी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करी विद द हेल्प ऑफ नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो वो जो थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिनारियोज से थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट। ठीक है, चिराग पासवान भी थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं ये लोग। तो वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आते हैं टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। वो साथ में आके देश चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, वो हमें समझ आता है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबकी सोच को आगे लेके जाना होता है, हर एक से कनेक्ट होना पड़ता है। तब जब जाके हम इन सब का भी कुछ भला कर सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली फार्मर्स का ही अच्छा करे, फार्मर्स के साथ ट्रेडर्स का भी बेनिफिट होना चाहिए, बिजनेसमैन का भी बेनिफिट होना चाहिए, हर किसी का, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके हर किसी का,
इक्वल बेनिफिट होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि देयर इज सम रेट ऑफ सक्सेसफुल गवर्नेंस इन दैट कंट्री। यानी कि अगर एक कंट्री को बहुत अच्छे से चलाना है तो हमें हमारे पावर्स को इक्वली शेयर करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स सीखे, फेडरलिज्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं, ये सारे हमारे फर्दर चैप्टर्स हैं। ठीक है, किस तरीके से जेंडर, रिलीजन और कास्ट हमारी गवर्नेंस को इफेक्ट करेगा, जो हमने सोशल ग्रुप्स की बात करी, वो सारे हमारे फर्दर चैप्टर्स हैं इसी में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पावर शेयरिंग।